हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कॉलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। एंड आई थिंक इसके बाद आपको एटलीस्ट कोई और वीडियो देखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी बुक से रीडिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जहां आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉरेंस कॉलबर्ग कौन थे। सो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उसी के साथ साथ ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट यानी मोरालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। सो उन सब के बारे में इन्होंने बात की थी। ऑल्दो जब ये डॉक्टरल की डिग्री कर रहे थे, यानी कि जब ये पीएचडी कर रहे थे, सो उस टाइम पे जीन पियाजे का जो काम था उससे ये काफी इन्फ्लुएंस थे और उनके काम को ही फर्दर बढ़ा के इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे जो है वो काम किया कि बच्चों का जो मोरल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। और 1987 में जो है वो इनकी डेथ हुई थी, यानी अभी रिसेंटली हुई होगी। तो फिर है जीन पियाजे ने एक्चुअली क्या किया था। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी देखी हो जो मैंने कराई थी, तो उसमें हमने बात की थी कि उसमें जो मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनकी अगर हम बात करें, सो वो क्या बात करते हैं जीन पियाजे की, बच्चा कैसे सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, रीजनिंग से सीखता है, यानी एक्टिव लर्निंग होती है। ये हमने पढ़ा था उसमें। उनकी अपनी जो है वो स्कीमा, अकोमोडेशन, एडेप्टेशन, वो अलग टर्म्स थी जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जीन पियाजे के काम को ही आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया कि जो मोरल रीजनिंग है वो कैसे चेंज होती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। यानी कि एक तो 1 साल का बच्चा कोई रीजन करके दिखा रहा है, और मतलब कोई रीजन बता रहा है किसी भी चीज के करने का, और एक जो है बहुत अडल्ट है या एक मैच्योर्ड पर्सन बता रहा है। तो कैसे जो है वो मोरल रीजनिंग डेवलप होती है या कैसे मोरल रीजनिंग चेंज होती है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, उसके बारे में इन्होंने बात की। यानी कि हाउ डिड पीपल डिटरमाइन व्हाट वाज राइट और रॉन्ग, कि क्या गलत है क्या सही है। उसके लिए मतलब अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्थिति है जिसको ये डिलेमा बोलते हैं, यानी कि मोरल लेवल पे एक डिलेमा है आपके पास, दुविधा है, असमंजस की स्थिति है कि आप उस पॉइंट पे क्या करें, ठीक है। उससे रिलेटेड इनकी एक क्या है, थियरी भी है, थियरी नहीं, इनका जो डिलेमा है, HEINZ, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। जो है ये हाँ ठीक है स्पेलिंग, हिंज का डिलेमा, ठीक है। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा या असमंजस की स्थिति, कि आपको एक ऐसी स्टोरी सी दे दी जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप उसका रीजन बताएंगे और उसका आंसर देंगे कि क्या करना चाहिए उस स्थिति में। जैसे अगर मैं हिंज के डिलेमा की स्टोरी आपको बताऊं तो उसमें क्या था कि एक पुअर मैन है जिसकी वाइफ जो है वो बीमार है, उसको जो दवाई चाहिए वो एक बहुत मतलब ड्रग सेलर के पास है वो दवाई, लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के और बहुत ज्यादा दाम बता रहा है उसके। अब कितने ही गुना आप दाम लगा लीजिए, इतने दाम है कि ये पुअर मैन तो एटलीस्ट वो दाम नहीं चुका सकता, उसकी जो कॉस्ट है उस ड्रग की, उस दवाई की, ठीक है। तो अब इसको क्या करना चाहिए, अपनी वाइफ को बचाने के लिए इसको वहां से दवाई चुरा लेनी चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, ये स्थिति यहाँ पे क्या है, एक साइड तो क्या है चोरी है जो कि नहीं करनी चाहिए किसी को भी, दूसरी साइड क्या है कि लाइफ है किसी की, इसकी वाइफ जो है वो नहीं रहेंगी अगर इसने दवाई नहीं चुराई तो, राइट। तो ये क्या है, ओवरऑल अगर आप खुद को रख के देखेंगे तो ये एक डिलेमा है, ये एक दुविधा की स्थिति है। अब इस स्थिति में क्या करना है वो और कैसे करना है, ठीक है। सो वो सारी चीजें इसने क्या की, कोलबर्ग ने पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो अगर इनकी बेसिक रिसर्च स्ट्रैटेजी को हम जाने तो ये क्या करते थे, ये हाइपोथेटिकल मोरल डिलेमा जो है वो बच्चों के सामने, अडल्ट्स के सामने, यानी जो जिन पे ये काम कर रहे थे, या जिन जैसे हम सर्वे करने के लिए एक पर्टिकुलर कई बार एज ग्रुप या ऐसे चूज कर लेते हैं ना कि पर्टिकुलर किसी स्कूल में जाके करना है, तो वैसे ही इन्होंने बच्चों को, अडल्ट्स को, तो वो इन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया सैंपलिंग के बेसिस पे जो हमने रिसर्च में भी पढ़ी है। तो उसमें इन्होंने क्या किया, उनको ये डिलेमास बताई। और ये जो एक डिलेमा है ये काफी फेमस है, हाइंज का डिलेमा। अदरवाइज इनके बहुत सारे डिलेमा है। इनका कैप्टन करके भी कुछ डिलेमा है कि एक कैप्टन जो है वो जहाज में है और कोई ऐसी स्थिति प्रेजेंट कर रखी है, एक सिचुएशन कि अब क्या करेंगे वो कैप्टन, ठीक है। ऐसे ही सेक्सुअल डिलेमा से रिलेटेड भी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही डिलेमा था,
बट ऐसे बहुत सारे डिलीमा जो हाइपोथेटिकल डिलीमा होते हैं ना, वो ये बच्चों को या जो उनके जिनको ये देखना चाह रहे थे, जिनकी मोरल डेवलपमेंट, तो ये उनको देते थे ताकि वो बताएं, एनालाइज करें और फिर वो रीजन दें। मतलब अगर ये जो हिंज का डिलेमा है, इसमें अगर पुअर मैन को दवाई नहीं चुरानी चाहिए, क्यों नहीं चुरानी चाहिए, ठीक है, तो वो जो रीजनिंग है ना, अब ये मोरल लेवल का डिलेमा है तो मोरल डिलेमा बोल दिया, और रीजनिंग क्या हो जाएगी, मोरल रीजनिंग, ठीक है। सो वो चीजों के बेसिस पे फिर ये क्या करते थे, अपना रिजल्ट निकालते थे। सो कोलबर्ग ने इंटरव्यू किया 72 लोअर एंड मिडिल क्लास व्हाइट बॉयज का। अब देखने वाली चीज ये है कि इन्होंने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये सिर्फ बॉयज पे किया, ऑल्दो इनके जो बाकी डिलेमास हैं, बाकी जो चीजें हैं वो इन्होंने की होंगी गर्ल्स पे भी, लेकिन यहाँ पे मेजरली एक क्रिटिसिज्म बाद में निकल के आएगा कि इन्होंने, एक लेडी ने फर्दर आगे, इनकी एक कलीग थी, उन्होंने ही फर्दर बोला कि ये तो जो है क्या है, बायस्ड है और सिर्फ बॉयज के ऊपर ये स्टडी की गई है। अगर हम और फर्दर क्रिटिसिज्म देखना चाहें तो सिर्फ व्हाइट बॉयज पे है, उसमें भी फर्दर बायसनेस हो गई, राइट। तो क्योंकि आप जितना बड़ा सैंपल लेंगे उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट निकल के आप जनरलाइज कर पाएंगे ना उस रिजल्ट को, जो बेटर निकल के आएगा। बट अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज में स्पेसिफिकली जा रहे हैं तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। सो कोलबर्ग ने भी क्या किया, ये जो हिंज का डिलेमा है, ये 72 जो बच्चे हैं, व्हाइट बॉयज हैं, लोअर और मिडिल क्लास, उनके ऊपर जो है ये क्या किया, उनको दिया ये डिलेमा, ताकि वो बताएं कि इस जो ये पुअर मैन है, हाइंज है, इसको क्या करना चाहिए, ठीक है जी। और उनके जो रिजल्ट्स थे, जो बच्चों के रेस्पॉन्सेस थे, उनको एनालाइज करके इन्होंने 6 स्टेजेस बता दी थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की, या 6 अलग अलग पैटर्न बता दिए मोरल रीजनिंग के, ठीक है। तो ये जो 6 अलग अलग पैटर्न है, इन्हीं को हम 6 स्टेजेस बोलते हैं। और 6 स्टेजेस के साथ साथ ये 6 स्टेजेस को इन्होंने क्या किया, 3 लेवल्स में इंक्लूड किया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। ऑल्दो कई बार जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां पे इंटरचेंजेबली यूज करके आ जाता है ये, बट अगर आपको ऑप्शन में लेवल का भी ऑप्शन दिख रहा है और स्टेजेस का भी ऑप्शन दिख रहा है एक्चुअल में, तब आप क्या लगा के चलेंगे कि 3 लेवल हैं इनके और 6 स्टेजेस हैं, ठीक है जी, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में लेवल वर्ड यूज कर दिया और जो आंसर्स हैं उनमें चारों के चारों ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, 4 स्टेजेस के नाम दिए हुए हैं, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बता ना, तभी तो वो अप्रोप्रिएट जो है, बेस्ट आप जो है चुने, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो ये स्टेजेस हैं, ये इन 6 स्टेजेस को बताया मैंने, जैसे आपको 3 लेवल में किया। 3 लेवल कौन कौन से हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब जैसे कि हमने पियाजे की थियरी में किया था कि जो स्टेजेस हैं वो कॉन्टिन्यूटी में चलेंगी, जंप नहीं कर सकते उन स्टेजेस को। यहाँ पे भी सेम रहेगा कि एज वाइज जो है ये स्टेजेस क्या रहेंगी, कॉन्टिन्यूटी में रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा डायरेक्ट ही कन्वेंशनल लेवल की बातें करने लग जाए या डायरेक्ट जो है उठते ही पोस्ट कन्वेंशनल की बात करने लग जाए, ठीक है जी। अब ये जो हिंज का डिलेमा है, जो मैंने आपको बताया कि उस पुअर मैन को क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग इसके 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। देखा जाए तो 3 आंसर्स रहेंगे। एक क्या रहेगा कि हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए, नहीं चुरानी चाहिए, सॉरी, नॉट स्टील, क्योंकि ये क्या है, लॉ के अगेंस्ट है, चोरी करना बुरी बात है। तो ये वही वाली चीज होगी कि उसको दवाई नहीं चुरानी चाहिए। जान का पता नहीं, बट उन्होंने जान के ऊपर, या कि भाई उस लेडी की जान चली जाएगी, उसकी वाइफ नहीं रहेंगी, उस चीज पे फोकस नहीं कर रहा ये ऑप्शन। ये सिर्फ है कि भाई गलत है दवाई चुराना, कुछ भी चीज चुराना, तो वो जो स्टीलिंग है वो गलत है, इसलिए उसको वो ड्रग जो है वो नहीं चुरानी चाहिए। दूसरा रहेगा कि ठीक है, चुरा लेनी चाहिए, उसकी जान तो बचे कम से कम, लेकिन बाद में खुद को सरेंडर करके और लॉ के द्वारा उसको पनिश किया जाना चाहिए कि उसने चोरी की है तो उसको पनिशमेंट मिले। तीसरा रहेगा कि वो चोरी भी करे, अपनी वाइफ को भी बचा ले, लेकिन कोई लॉ उसको पनिश भी ना करे। तो ये क्या हो गया, ये सबसे मोरल लेवल की बात होगी। मतलब होता है ना बड़े लोगों वाली बात, की सोच रहे हैं आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे कि उसने दवाई की चोरी भी कर ली, जो कि काफी महंगी थी देखा जाए तो, और उसको जो है पनिशमेंट भी ना मिले। क्यों पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि उसने किसी की जान बचाई है, और दवाई के जो पैसे हैं उनसे ज्यादा जो है कीमत किसी की जान की होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो जान ज्यादा जरूरी है, उस बेसिस पे ये जो क्या बात करता है थर्ड ऑप्शन, कि वो पनिशमेंट भी उसको नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर इन तीनों ऑप्शंस की बात करें तो जब वो नहीं चुरा रहा दवाई, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, लॉ का डिसोबीडियंस है, यानी कि
ये लेवल जो होगा, ये किस लेवल की बात हो रही है? ये प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल थिंकिंग की बात हो रही है, जिसमें आप क्या बात कर रहे हैं कि उसको जो है वो जो लो है या लो डिसओबीडियंस या ओबीडियंस, वो वाली चीजें हैं, उनकी बात हो रही है। बेशक उसकी वाइफ जो है वो मर जाए, जो ड्रग सेलर है वो और रिच हो जाए क्योंकि उसको कोई और खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा तो, राइट। बट लॉ जो है वो फॉलो होना चाहिए, मोरल जस्टिस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, ये मोरालिटी के लेवल पे सबसे लोवेस्ट है। यानी कि एक अगर कई बार क्वेश्चन में आ जाए ना कि सबसे कम मोरालिटी कहाँ है, या मोरालिटी है ही नहीं कुछ लेवल तक भी, तो वो क्या रहेगा? वो प्री कन्वेंशनल लेवल आपका रहेगा। ऐसे ही जब वो ड्रग को स्टील कर रहा है, चुरा रहा है दवाई, लेकिन उसको पनिशमेंट भी मिल रही है, राइट। यानी उसने अपनी वाइफ को बचा लिया, लेकिन वो क्या है, उसको जेल में रखा जा रहा है क्योंकि मोरल डिसीजन तो हैंज ने लिया कि उसने अपनी वाइफ को बचाया, लेकिन उसको पनिशमेंट भी मिल रही है। सो ये क्या हो गया? बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये क्या है? कन्वेंशनल लेवल है। पोस्ट कन्वेंशनल क्या रहेगा कि उसने बचा भी लिया अपनी वाइफ को, लेकिन दोनों हैप्पीली रह रहे हैं बाद में और उसको पनिशमेंट भी नहीं मिली। कि ये थिंकिंग क्या शो करती है कि लॉ जो है वो किसके लिए बने हैं? ह्यूमन के लिए ही बने हैं, और वो रिजिड नहीं होने चाहिए क्योंकि सिचुएशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं। तो लॉ जो है वो रिजिडिटी जो है उसमें नहीं होनी चाहिए, और जस्टिस जो है वो मोरल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। यानी मोरालिटी की हाईएस्ट स्टेज है ये, इसमें सबसे ज्यादा मोरल वैल्यूज की बात की गई है। तो ये क्या रहेगा? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल थिंकिंग। अब ये जो 3 लेवल की बात की, इसमें 6 स्टेजेस हैं। जो लेवल फर्स्ट है, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी बोला जाता है, इसमें मोरालिटी क्या है? एट लोवेस्ट लेवल है। तो इसमें 2 स्टेजेस हैं। तो स्टेज फर्स्ट तो क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ये जो स्टेजेस के नाम है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्लस उनमें जो स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। कई बार तो इनफैक्ट इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो लेवल है, कि मान लीजिए बोल दिया इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज, ये किस जो है लेवल का पार्ट है, कि प्री कन्वेंशनल का पार्ट है, कन्वेंशनल का पार्ट है, पोस्ट कन्वेंशनल का, तो वो नाम आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। सो ओबीडियंस और पनिशमेंट क्या है? कि अगर आप जो है लॉ को, या जो आपको रूल्स बताए गए हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। आपको ओबीडियंस करना है, यानी कि आपको उन लॉज को मानना है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो जो एप्लीकेशन हम प्रिंसिपल के नाम लिखते थे स्कूल में भी, उसमें लास्ट में क्या लिखते थे? योर्स ओबीडियंटली, राइट। तो वहां पे क्या है? वो ओबीडियंस हो रहा है, यानी कि आप उनको आदर सम्मान दे रहे हैं और मान रहे हैं उनकी बात को, ठीक है। तो वो ओबीडियंस है, वो चीज इसमें ध्यान रखनी है कि बच्चे जो है इस स्टेज में क्या करते हैं कि वो पनिशमेंट के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। कि अगर मैंने जो है किसी की पेंसिल चुराई तो टीचर जो है वो पनिश करेंगे, या पेरेंट्स जो है घर जाके पनिश करेंगे, तो वो चीज मुझे नहीं करनी। तो वो पनिशमेंट और ओबीडियंस की ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पे रहेगी, यानी कि हाउ कैन आई अवॉइड पनिशमेंट। तो वो ट्राई करेंगे कि पनिशमेंट जो है उनको ना मिले, तो उस तरीके से वो डिसीजन लेंगे। तो इसमें तो देखा जाए तो मोरालिटी तो कहीं नहीं आई, वो पनिशमेंट के डर से ठीक डिसीजन ले रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना। तो वो चीज इसीलिए इसको बोला जाता है कि मोरालिटी यहाँ पे लोवेस्ट है। नेक्स्ट रहेगी स्टेज, सेकंड स्टेज जो है हमारी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की, या फिर इसको सेल्फ इंटरेस्ट या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी बोल देते हैं। यानी कि इसमें यह होगा कि मम्मी आपको बोल रही है कि आप जाके दुकान से थोड़ा सा सामान ला दीजिए, तो आप बोलेंगे मुझे बदले में क्या मिलेगा, या फिर मुझे बदले में चॉकलेट चाहिए, ठीक है, तब जाके मैं आपको ये सामान ला के दूंगा। तो बच्चा इस तरीके से क्या कर रहा है? एक तरीके से बार्गेनिंग हो रही है यहाँ पे। वो क्या बोल रहा है कि आपको बदले में मुझे क्या मिलेगा, या फिर उसके साथ अगर किसी ने गलत कर दिया तो वो बदले की भावना, या टिट फॉर टैट की स्टेज भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वो चीजें ध्यान रखनी है इसमें कि वो अपने आप के बारे में भी सोच रहा है, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की बदले में उसको क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी इसमें मेरे लिए क्या है या मेरा क्या फायदा है इसमें, राइट। तो वो चीज क्या है, ये इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज के स्टेज में इसमें इंक्लूड होगी। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया। सेकंड लेवल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? कन्वेंशनल मोरल, इसको मोरल रियलिज्म भी बोला जाता है, और कन्वेंशनल स्टेज है ये, ठीक है।
इसमें क्या है, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी, यानी जो सोशल नॉर्म्स है कि आपको कोई काम करने को दिया जा रहा है तो वो आपको करना है क्योंकि पेरेंट्स की नजरों में आपको अच्छा बनना है, या टीचर जो है वो आपको ओ अच्छा ये तो बहुत गुड बॉय है या गुड गर्ल है, तो वो चीज के जैसे कई बार बचपन में भी आप काम करवाते हैं ना बच्चों से कि अच्छा ऐसे नहीं करना क्योंकि ये गुड बॉय नहीं करता या गुड गर्ल ऐसा नहीं करती, आप गुड गर्ल हो ना, तो वो वाली जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे रहेगी इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी की। इसमें सोशल नॉर्म्स या गुड बॉय गुड गर्ल का जो एटीट्यूड है या ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे रहती है। ठीक है जी। फिर है अथॉरिटी, ये थर्ड स्टेज हो जाएगी हमारी सेकेंड लेवल में, और ये फोर्थ स्टेज क्या है, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, कि इसमें लॉ और ऑर्डर जो है वो मोरालिटी के साथ साथ बैलेंस किए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अथॉरिटी या सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का ज्यादा फोकस उसके ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ बच्चे का फोकस खुद के ऊपर था इंडिविजुअलिज्म में, यहाँ पे लॉज पे या जो सोसाइटी में चल रही हैं चीजें उनके ऊपर फोकस रहेगा। ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है मोरालिटी की, लेवल थर्ड, पोस्ट कन्वेंशनल या मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। इसमें आप क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने जो हमारा थर्ड पॉइंट था, थर्ड जो हमने हाइंज के डिलेमा में थर्ड सोल्यूशन निकाला था कि उसने जो है ड्रग स्टील भी कर ली, वाइफ को भी बचा लिया और हैप्पीली एवर आफ्टर वाली सिचुएशन हो रही है और उसको पनिशमेंट भी नहीं मिली, राइट। तो इसमें कौन सी स्टेज है, फिफ्थ स्टेज रहेगी, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की, जिसमें जस्टिस, स्पिरिट ऑफ द लॉ, इनके ऊपर फोकस होगा। लेकिन इस स्टेज में आपको मेजर ध्यान रखना है कि मोरालिटी पे भी फोकस हो रहा है। और जो सिक्स स्टेज है वो तो इट्स लाइक कि मतलब सबसे ऊपर वाली चीज कि आपका मोरालिटी या आपके एथिकल वैल्यूज उनसे ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है। सो इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स इसमें रहेंगे। ये सेल्फलेस स्टेज होती है एक तरीके से, जो ऐसे बड़े बड़े काम कर गए ना जिसको हम आइडियल्स मानते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, अम्बेडकर हो, सो वो जो लोग हैं उनको हम इस यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की स्टेज में रख सकते हैं, क्योंकि वो लॉज से या बाकी चीजों से ज्यादा किसके ऊपर फोकस करें, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पे, कि आप अहमियत दे रहे हैं मोरालिटी को बहुत ज्यादा। तो ये जो है 6 स्टेजेस हो गई हमारी, 3 लेवल हो गए। अब आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि गॉड को कहीं पे रखा है इन्होंने, तो जहां पे गॉड की बात आई ना वो स्टेज 4 की बात करते हैं। यानी गॉड को, ये जो लास्ट स्टेज है देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पे गॉड को रखा जाना चाहिए, लेकिन कोलबर्ग ने क्या किया है, 6th लेवल यानी हाईएस्ट जो है वो ह्यूमन ऑटोनॉमी को रखा है, और कि सेंटर में क्या होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, ना कि गॉड। तो गॉड को ये एक, मैं आप अभी क्रिटिसिज्म जब हम करेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में भी, ऑल्दो इन्होंने क्या है गॉड को सेंटर में नहीं लिया, इन्होंने ह्यूमन बीइंग को जो है वो सेंटर में रखा है। अब इसके क्रिटिसिज्म काफी रहा इसका, इनफैक्ट 1987 में जो है किसकी, इसकी कोलबर्ग की जो है वो डेथ हो गई, तो उसके बाद इसके ऊपर काम जो है यानी रिसर्च जो है वो भी बहुत कम हो गया, या ये लगा लीजिए ना के बराबर, तो वो धीरे धीरे कम होता चला गया क्योंकि बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पे आ गई। तो क्रिटिसिज्म बहुत सारी है इसकी, जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड मिल जाएंगे जो कि ऐसे जेन्युइन या ऑफिशियल से दिखे आपको, बट अभी के लिए हम 4-5 जो क्रिटिसिज्म है मेजर उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रिटिक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटली गुड सेल्फ, इसमें इन्होंने कहीं पे भी बात नहीं की कि इंसान जो है वो खुद से अच्छा नहीं है, या मतलब ये अच्छी बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में, इन्होंने ये तो नहीं बोला कि जो है मोरालिटी नहीं होगी या एनवायरमेंट के ऊपर बेसिस होगी, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जैसे हमने उसमें किया था ना ह्यूमनिस्टिक थियरी में, जो हमने काल की ह्यूमनिस्टिक थियरी की थी जिसमें सेल्फ का कॉन्सेप्ट था, तो उस सेल्फ के कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था कि सेल्फ का कॉन्सेप्ट जब भी आपको बोला जाए तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग खुद बाय नेचर या जो बाय बर्थ है तब से तो वो अच्छा ही होता है, मतलब कोई भी इंसान बुरा नहीं होता बचपन से, वो एनवायरमेंट उसको बनाता है, ये सेल्फ के कॉन्सेप्ट में होता है। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, बट इनकी थियरी से वो चीज साफ साफ नजर आ रही है। ठीक है, तो वो जो नेचर ऑफ सेल्फ है जो कि कंट्रोल करता है, यूज करता है पर्सन का जो कोग्निटिव अपैरेटस है, वो एनालाइज नहीं किया कोलबर्ग ने, ये इसका क्रिटिसिज्म है। इन्होंने जैसे कि रोशे ने किया, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं जो, जैसे रोजर का मैंने एग्जांपल दिया, या और वैल्यूज क्लैरिफिकेशन थियरिस्ट हैं जो, सो कोलबर्ग जो है वो क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिकली एंटायरली गुड मान के चल रहे हैं चीजों को, उन्होंने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया, बट हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने गुड सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लेके चला है। तो वो क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे उन्होंने इस चीज को एनालाइज नहीं किया, बस इन्होंने थियरी दे दी।
सेकंड रहेगा एक उन्हीं की जो है क्या थी, कलीग थी, कैरोल गिलिगन। तो उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, इन्होंने इसको क्या बोला कि कोलबर्ग की जो थियरी है वो एंड्रोसेंट्रिक है। एंड्रोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने सिर्फ व्हाइट बॉयज के एग्जाम वो लिए थे सैंपल्स, कि उनसे पूछ लिया और उसी के बेसिस पे उन्होंने जनरलाइज कर दी चीजें। तो इनका कहना है कि जहां पे बॉयज से रिलेटेड चीजें हो तो वो एंड्रो वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये एंड्रोसेंट्रिक है यानी बायस्ड है। अगर फीमेल का भी आप इंक्लूड करते, गर्ल्स को इंक्लूड करते, तो गिलिगन का कहना था कि फीमेल जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से एम्पैथी होती है उनमें, ऐसा इनका मानना था गिलिगन का। तो इन्होंने ये चीज पॉइंट आउट की कि जो इनका एम्पेरिकल सपोर्ट सिस्टम ये बोल रहे हैं वो क्या है, वो एक्सक्लूसिवली यंग अमेरिकन मेल सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या है, निर्भर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसी को इन्होंने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया सभी ह्यूमन बीइंग और सभी एराज के लिए। सो ये गलत चीज उन्होंने बताई कि ये क्रिटिसिज्म है इनका कि ये एंड्रोसेंट्रिक जो है वो इनकी थियरी है। फिर आता है नो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिटिक, यानी कि एक प्रॉब्लम ये नजर आई यहां पे क्रिटिसिज्म की, जब हम बात करेंगे कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो यहां पे कौन मोरली रेस्पॉन्सिबल होगा। मान लो किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, गलत डिसीजन ले लिया, तो क्या वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान की है, एनवायरमेंट की है, वो चीजें इन्होंने मेंशन यहाँ पे नहीं की। इनका क्या था कि वन प्रॉब्लम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द मॉडल्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ हाउ कोग्निशन एंड मोरल राइट डेवलप इज दैट यहाँ पे कोई नो रैशनेल विद इन कोलबर्ग सिस्टम फॉर होल्डिंग अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मोरल चॉइसेस। यानी जो मोरल चॉइसेस की है, मान लो मोरल जो ये डिलेमा था इसका आंसर दे दिया, चाहे किसी ने फर्स्ट आंसर दिया, किसी ने सेकंड दिया, किसी ने थर्ड दिया, राइट। सो कोलबर्ग जो है यहाँ पे किसी पर्सन को उनकी चॉइसेस के लिए कोई कहीं पे भी ऐसा लॉजिकल चीज ये नहीं बताते कि उस पर्सन को हम क्या करें, जिम्मेदार ठहरा सकें उस डिसीजन के लिए। ठीक है, सो नो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, इनका क्रिटिसिज्म रहेगा, इसलिए नो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिटिक भी इसको बोलते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी वो यहाँ पे नहीं पता चल रहा। क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स एथिज्म। एथिज्म क्या है कि आप एथिस्ट यानी भगवान वाली जो चीज मैंने आपको बताई थी ना, तो इन्होंने क्या किया, कोलबर्ग ने जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में रखी है, ऑटोनोमस इंडिविजुअल के हाथ में, यानी इंडिविजुअल जो है वो सेंटर ऑफ द सिस्टम है, ना कि अथॉरिटी ऑफ गॉड। तो वो अथॉरिटी किसकी मानी गई, यानी गॉड से भी ऊपर इन्होंने किसको रखा है, ह्यूमन बीइंग को, जो कि क्या करता है, इनकी एथिज्म की थियरी या नास्तिक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू इनका दिखाता है। ये आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि जैसे मैंने आपको कहा था ना, कोलबर्ग ने बहुत सारे डिलेमास दिए थे, उनके बेसिस पे फिर एनालाइज किया। सो कोलबर्ग ने एक ऐसे ही करके दिया डिलेमा, जिसमें ये बोलते हैं कि मर्सी किलिंग जो है उसके प्रति क्या रिएक्शन रहेगा। मर्सी किलिंग क्या होती है कि मान लो कोई ऐसे एक इंसान है जिसकी बहुत ज्यादा मतलब इतनी तबीयत खराब है कि वो अपने आप पे के हवाले से जी भी नहीं सकता, या वेंटिलेटर पे है कोई, ठीक है, तो उसको जो है विलिंगली उसको मार दिया जाना चाहिए, या कि मतलब परेशान हो रखा है ना वो इंसान इस वजह से, सो वो मर्सी किलिंग होगी। तो उस मर्सी किलिंग के ऊपर आपका क्या मोरल रिएक्शन होना चाहिए। सो एक बॉय था रिचर्ड, उसने ये रिप्लाई किया था कि आई डोंट नो, इन अ वे इट्स अ मर्डर, देखा जाए तो मर्डर है, क्योंकि इट्स नॉट अ राइट और प्रिविलेज ऑफ अ मैन टू डिसाइड हु शैल लिव एंड हु शुड डाई। यानी ये मैन के हाथ में नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं कि कौन जिए या कौन मरे। ठीक है, गॉड ने जिनको लाइफ दी है वो धरती पे हैं, और आप उस लाइफ को ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है, आप उसको दूर कर रहे हैं। तो जो चीज डायरेक्टली गॉड से मिली हुई है वो चीज, ये केम आएगा यहाँ पे, द पर्सन दैट केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड एंड यू आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग दैट इज वेरी सेक्रेड। ठीक है, सो ये क्या है, इसका मतलब हो गया कि इट इज ऑलमोस्ट आप गॉड के ही पार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जब आप एक मैन को या एक पर्सन को मार रहे हैं। ठीक है, तो देयर इज समथिंग ऑफ गॉड इज एवरीवन। तो वो गॉड की बात यहाँ पे इस बच्चे ने बोली, रिचर्ड ने। लेकिन कोलबर्ग ने क्या कमेंट करके क्या जस्टिफिकेशन निकाली इसकी, कि रिचर्ड ने क्लियरली डिस्प्ले किया है कि अ स्टेज फोर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एज सेक्रेड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस इन अ कैटेगोरिकल मोरल और रिलीजियस मर्डर, रिलीजियस ऑर्डर आएगा ये। ठीक है, फिर द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज यूनिवर्सल, इट इज ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स,
It is still, however, dependent on something else, upon respect of God and God's authority. It is not an autonomous human value. तो इन्होंने क्या कर दिया, ये जो गॉड की बात थी, इन्होंने इसको स्टेज 4 के कॉन्सेप्ट में रख दिया, और टोटल स्टेजेस हैं हमारे पास 6. यानी इन्होंने सेंटर में जो है वो किसको रखा है, इन्होंने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके सेंटर में इन्होंने अभी भी ह्यूमन वैल्यूज को रखा है और ह्यूमन बीइंग को रखा है. तो वो क्रिटिसिज्म यहाँ पे इसका रहेगा. द एम्पैथी एंड इमोशन क्रिटिक. अब इन्होंने फर्स्ट में क्या बोला, अगर आपको फर्स्ट स्टेज ध्यान हो या फर्स्ट लेवल याद हो आपको, तो उसमें बोला था जैसे ओबीडियंस वाली चीज, कि आप अगर ये गलत है चोरी करना तो नहीं करनी चाहिए, भले ही किसी की जान जा रही है, ठीक है. तो जो गलत है वो गलत है वाली सिचुएशन की एम्पैथी और इमोशन जो है वो वहां पे हमें स्टेज फर्स्ट में देखने को नहीं मिलते. इस बात पे भी जो है इनको क्रिटिसाइज किया गया था. सो ये कुछ एक क्रिटिसिज्म है, और भी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, कोलबर्ग की डेथ जब 1987 में हुई, तो इस मॉडल की इतनी वीकनेसेस इतनी क्लैरिटी से सामने आ रही थी, इतनी जो क्रिटिसिज्म है वो इतना इंक्रीज हो रहा था इसका, कि ये जो है फोकस से ही हट गया एज अ फोकस ऑफ रिसर्च एंड थ्योरेटिकल इंटरेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट. तो यूनाइटेड स्टेट में ये एक तरीके से वहां पे खत्म सा ही हो गया कि इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च अब नहीं की जा रही. अब इतना सारा मैंने आपको करवाया इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं. मेजर क्रिटिसिज्म पूछा गया है, व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग की थ्योरी. सो कोलबर्ग की थ्योरी जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे उस हिसाब से आप आंसर्स करेंगे. कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट. सो कोलबर्ग ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी हैं, 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, तो ये तो आंसर नहीं रहेगा. कोलबर्ग प्रपोज्ड अ थियरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस. नहीं, कोलबर्ग ने, हम ये बोल सकते हैं कि एम्पेरिकल बेसिस उनका बायस्ड रहा, बट एम्पेरिकल बेसिस था तो, यानी उन्होंने सैंपल्स तो कलेक्ट किए थे, सब लोगों से ही पूछ के तो सिचुएशंस उन्होंने एनालाइज की, राइट. तो ये भी नहीं रहेगा. कोलबर्ग प्रपोज्ड दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल. तो मोरल रीजनिंग को ये डेवलपमेंटल बता रहे हैं, बट ये तो क्रिटिसिज्म नहीं रहा इनका. कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन. सो कहीं ना कहीं ये आंसर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस को इंक्लूड नहीं किया था, सिर्फ मोरालिटी के बेसिस पर था. जैसे वाइगॉट्स्की की थियरी जो है वो सोशल उस पे एस्पेक्ट पे है, वैसे ही सोशो कल्चरल एस्पेक्ट पे है. यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ इन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट इंक्लूड नहीं किया. तो डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा. Next, according to Kohlberg, a teacher can instill moral values in a children by क्या करके, एक टीचर जो है वो मोरल वैल्यूज बच्चे में डाल सकता है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग. सो गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव. आप स्ट्रिक्टली बताएंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, स्ट्रिक्टली बच्चे को समझाया जा रहा है, ठीक है, सर पे छड़ी लेके वाली सिचुएशन. सो स्ट्रिक्टली तो आप कैसे करवा सकते हैं, स्ट्रिक्ट वर्ड या स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना, क्रैमिंग करवाना, वो सारी चीजें तो इंक्लूड है ही नहीं, खुद सीखनी चाहिए चीजें. सो वही यहाँ पे कि मोरल रीजनिंग अपने आप डेवलप होगी, ऐसे तो नहीं करवा सकते आप बच्चे में मोरल वैल्यूज डेवलप. इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज, ये थोड़ा सा अच्छा साउंड कर रहा है. लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, कि आपने रूल्स बना दिए कि आप ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे. गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, तो वो तो उन्होंने दी नहीं थी रिलीजियस टीचिंग को इंपॉर्टेंस. तो आंसर रहेगा बी, कि आप उनके ऊपर डिस्कशन करें. जब आप मोरल इश्यूज पे या मोरल डिलेमास पे डिस्कशन करेंगे, तब उनके अंदर आप, एक टीचर जो है वो मोरल वैल्यूज को उसमें बच्चे में डाल सकता है. According to pre-conventional level of Kohlberg theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? कि जब एक बच्चा या एक इंडिविजुअल मोरल डिसीजन ले रहा है, सो उसको क्या ध्यान में रहता है या क्या सोचेगा वो, ठीक है. तो पर्सनल नीड्स या डिजायर के बारे में, इंडिविजुअल वैल्यूज के बारे में, फैमिली एक्सपेक्टेशन के बारे में, या पोटेंशियल और पनिशमेंट इन्वॉल्व, कितना पोटेंशियल पनिशमेंट कितनी इन्वॉल्व है वो. तो हमसे पूछा गया है प्री कन्वेंशनल लेवल के ऊपर, और प्री कन्वेंशनल लेवल पे तो हमने 2 ही स्टेजेस पढ़ी हैं. एक तो हमने इंडिविजुअल और एक्सचेंज की पढ़ी है, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज स्टेज 2. स्टेज फर्स्ट पढ़ी थी हमने ओबीडियंस की, ठीक है, ओबीडियंस और पनिशमेंट की. सो पनिशमेंट के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा प्री कन्वेंशनल लेवल में तो कि कितनी पनिशमेंट उसमें इन्वॉल्व है, उस बेसिस पे इंडिविजुअल का मोरल डिसीजन जो है वो वेरी करेगा कि कितने. तो ये आंसर जो है वो डी हो जाएगा कि कितनी पनिशमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है. कि अगर उसको काम अच्छा मिल रहा है, मतलब उसको कोई अच्छी चीज मिल रही है और उसको थोड़ी सी पनिशमेंट मिल रही है, तो हो सकता है वो पनिशमेंट सहन कर ले, राइट. तो पोटेंशियल पनिशमेंट कितनी इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा. Kohlberg has given
स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो ये स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो है वो कॉलबर्ग ने दी है, डी आंसर हो जाएगा। फिर है लॉरेंस कॉलबर्ग की जो थियरी है, विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। तो ट्रू सेंस में एब्सेंस की बात कहां हो रही है, लेवल 1 पे हो रही है, जो लोवेस्ट मोरालिटी वहां पे इंक्लूड की जाती है। तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि एब्सेंट या ट्रू मतलब ऐसे बिल्कुल मना कर दिया जाए कि मोरालिटी है ही नहीं, तो वो आपकी लेवल 1 रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है वैसे ही मोरालिटी इंक्रीज हो रही है। तो लेवल 1 आंसर हो जाएगा। In the context of Kohlberg's stages of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? कि बच्चे ने ये रिस्पॉन्स दिया है जो आपके सामने है, ये रिस्पॉन्स कौन सी स्टेज में जो है कोलबर्ग की स्टेज में फिट बैठेगा। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, तो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। सो ये है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, पनिशमेंट ओबीडियंस है, गुड गर्ल गुड बॉय है, या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। सो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या लॉ एंड ऑर्डर ये तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, बच्चे की बात हो रही है। और हमें ध्यान है कि अगर आपको नहीं ध्यान, मैंने शायद बताया नहीं, 9 साल से कम का जो एज वाला गैप है वो प्री कन्वेंशनल में ये मान के चलते हैं, ठीक है। सो वो जो 9 साल से कम वाला है उसमें पनिशमेंट और ओबीडियंस वाला था, या फिर क्या था, जो हमारा कन्वेंशनल लेवल था उसमें गुड गर्ल गुड बॉय आ गया था। गुड गर्ल गुड बॉय, यस, हमें कन्वेंशनल में था। सो गुड गर्ल गुड बॉय की ओरिएंटेशन है कि आप अगर अच्छा काम करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो आपके पेरेंट्स को अच्छा फील होगा, आपको आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे पेरेंट्स, राइट। सो वो आप गुड गर्ल बनेंगे उनकी नजरों में। सो ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, गुड गर्ल और गुड बॉय का कॉन्सेप्ट रहेगा, सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ये कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। Thank you so much for watching.